आज क्लास में भारतीय संविधान की उद्देशिका या इसी को प्रीम्बल। भारतीय संविधान मूल संविधान में प्रीम्बल शब्द काम में लिया गया है और उसी का हिंदी रूपांतरण उद्देशिका है। लेकिन वर्तमान में कुछ पुस्तकों में प्रस्तावना शब्द प्रचलित में आ चुका है। सही मायने में प्रस्तावना का सही अर्थ होता है भूमिका। अगर हम किसी बिंदु को पढ़ाएं, उससे पहले अगर उसके लिए बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, एक तरह से भूमिका बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं प्रस्तावना। जैसे एक बाजीगर अपनी बात कहने के लिए पहले कुछ इस तरह के रोमांटिक उदाहरण देता है और एक भूमिका बनाता है, लोगों को आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं भूमिका या प्रस्तावना। तो ये प्रीम्बल जो है वास्तव में प्रस्तावना नहीं है, ये उद्देशिका है जो संविधान का सार है। संविधान का सार है, दर्शन है। जिस तरह से पूरे संविधान का एक निचोड़ है, सारांश है और एक दर्शन है, भारतीय संविधान क्या चाहता है, किस तरह की विचारधारा इस राज्य व्यवस्था में स्थापित करना चाहता है, वो उसके लिए दर्शन है। और ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पारित और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी का संशोधित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप। प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे विद्वान उन्होंने अपने अपने कथन कहे हैं। संविधान सभा के विशेष सदस्य रहे के मुंशी, उन्होंने प्रीम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में कहा है कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये हमारे संप्रभु राज्य या प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो है उसकी जन्म कुंडली है। प्रसिद्ध अधिवक्ता संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला विशेष रूप से पालकीवाला वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, प्रमुख संविधान विशेषज्ञ भी रहे हैं और केशवानंद भारती बाद में मुख्य अधिवक्ता के रूप में इन्होंने पैरवी की है। इन्होंने भारतीय संविधान को परिचय पत्र की संज्ञा दी है। जिस तरह से किसी व्यक्ति के परिचय पत्र में सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, उसी प्रकार उद्देशिका में संविधान के बारे में पूरा परिचय, संविधान की पूरी व्याख्या उद्देशिका के आधार पर की जा सकती है। तो N.A. पालकीवाला कहते हैं कि ये संविधान का परिचय पत्र है। इसके बाद अर्नेस्ट बार्कर संविधान विशेषज्ञ हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान की कुंजी कहा है। जिस तरीके से पुस्तक में विद्यमान जो प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे कुंजी में उपलब्ध होते हैं, उसी तरीके की संज्ञा अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को दी है कि संविधान में अगर कोई बात है तो उसका उत्तर एक प्रीम्बल में आसानी से खोजा जा सकता है, अर्थात संविधान की कुंजी की संज्ञा इसको अर्नेस्ट बार्कर ने दी है। तो अर्नेस्ट बार्कर और इसके अलावा कई विद्वानों ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। लेकिन विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि संविधान निर्माता विशेषज्ञ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्होंने
इसे आत्मा नहीं कहा है, बल्कि आर्टिकल 32 के तहत संविधानों के उपचार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, एक तरह से माना जाए तो सार है, दर्शन है और एक परिचय पत्र है पूरे संविधान का। संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से, जब भारत संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय उद्देशिका को लेकर कोई किसी तरह की बात विशेष रूप से अलग नहीं थी। जो प्रावधान भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किए गए थे, उसी रूप में भारतीय संविधान में उद्देशिका को भी स्वीकार किया गया था। लेकिन एक विवाद विशेष रूप से बाद में हुआ, जिसने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, और ये विवाद क्या था, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? इस बात को लेकर के वैसे तो बेरुबारी बनाम भारत संघ, बेरुबारी बनाम भारत संघ वाद 1960, इसमें ये डिसाइड कर दिया कि उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग नहीं है, और जब ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें, बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला क्या था। देखिए, बेरुबारी एक क्षेत्र था जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल में, और रेडक्लिफ के द्वारा जब भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, तो उस बेरुबारी क्षेत्र को लेकर के ये विवाद बना, और इसको लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून के बीच में 1958 में एक समझौता हुआ, और वो समझौता विशेष रूप से संविधान के भाग 3 में परिवर्तन को लेकर के था, और इसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के जो शक्ति है, क्या भाग 3 में परिवर्तन कर सकती है, इसको लेकर के नवा संविधान संशोधन किया, और उस नवे संशोधन के तहत जो बेरुबारी क्षेत्र था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसको लेकर के ये वाद सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, और सर्वोच्च न्यायालय में जब इसकी सुनवाई हुई इस वाद की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, और जब इस संविधान का अंग नहीं है तो इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद 1973 में पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और इस पूर्ण निर्णय को बदलते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त रखी, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। संसद की आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद पर एक प्रतिबंध लगा देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया कि आपको ये शक्ति तो है, लेकिन आप एक नया संविधान बनाने की शक्ति आपको नहीं है, इसलिए संविधान के मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए।
बार बार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछा कि मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या, ये मूल ढांचा है क्या। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय समय पर बताएंगे। और जब जब भी इस तरह के कोई प्रकरण आते हैं, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा बनाया हुआ ये कानून या ये विधि संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश कर रहा है या संविधान सम्मत नहीं है, तो उसे अनुच्छेद 13 के तहत न्याय के पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत उसे अभिघोषित कर देता है। तो इसी में कहा गया, इसी वाद में, कि उद्देशिका संविधान का भाग है और जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। और इसी को लेकर के उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया, एक ही संशोधन हुआ। बयालीसवें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन, और इसके तहत भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की मूल उद्देशिका में जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका विशेष रूप से अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, लेकिन उद्देशिका की भाषा पर कनाडा संविधान का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार उद्देशिका के संदर्भ में इसका हम 4 भागों में, 4 डायमेंशन में अगर अध्ययन करें, तो सबसे पहले हमें उद्देशिका विशेष रूप से मौखिक याद होनी चाहिए। अगर मौखिक नहीं है तो निश्चित रूप से कई क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में इस तरह के आते हैं कि उद्देशिका में से सीधा ही पूछ लिया जाता है कि लोगो शब्द कितनी बार आया है, नागरिक शब्द कितनी बार आया है। और ऐसे सवालों के जवाब हम तभी दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जब हमें उद्देशिका पूर्ण रूप से आती होगी। तो मैं आपके बीच में उद्देशिका को एक बार दोहराता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इसे अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मवर्तित करते हैं। इस तरह से सभी छात्र छात्राओं को ये उद्देशिका मौखिक रूप से याद होनी चाहिए। अगर ये मौखिक रूप से याद होगी तो इसके बीच में से किसी भी प्रकार का सवाल आए हम उसको बखूबी कर सकते हैं। अब इसकी प्रथम लाइन, भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रथम लाइन कहती है, हम भारत के लोग और अंतिम लाइन कहती है अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं।
इन शब्दों से अगर हम पहले हम भारत के लोग, क्योंकि संविधान को बनाने वाले भी हम ही हैं, लागू करने वाले भी हम ही हैं, इस तरह संविधान की उद्देशिका के अनुसार हम भारत के लोग, इससे तात्पर्य है भारत की जनता, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संप्रभु शक्ति, जो सुप्रीम पावर है वो भारत की जनता में है, क्योंकि हम भारत के लोग, भारत की जनता ही स्वीकार कर रही है, भारत की जनता ही बना रही है। लेकिन अंतिम लाइन कहती है कि हम आत्म अर्पित करते हैं। आत्म अर्पित का तात्पर्य है कि हम अपने आप को संविधान को सौंपते हैं, यानी अपनी जो पावर है उसी संविधान को सौंपते हैं। इसलिए ये भारतीय जनता ने जो सुप्रीम पावर संविधान को सौंपी है, और जब संविधान को ये पावर सौंप दी है तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसके बाद भारतीय संविधान को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। ये तारीख भी हमें याद होनी चाहिए। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया। तो जो संविधान में अंगीकृत शब्द है, अंगीकृत शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करना, यानी हम संविधान को स्वीकार करते हैं। और अधिनियमित का अभिप्राय है कानून बनाना, हम इसे कानून बनाते हैं, लागू करते हैं। अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को हम पूरे देश में लागू करते हैं। अब आगे उद्देश्य का अगले अध्ययन के लिए डायमेंशन की राज्य व्यवस्था, जिस तरह का भारतीय संविधान चाहता है कि देश में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, राज्य व्यवस्था का स्वरूप। और अगला स्टेप होगा कि राज्य व्यवस्था का उद्देश्य, राज्य व्यवस्था का उद्देश्य। तो सबसे पहले इसके बाद अगली लाइन जब हम देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, राज्य व्यवस्था का कैसा स्वरूप चाहते हैं। पहला इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र या गणराज्य। ये राज्य व्यवस्था का स्वरूप है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए ये इस तरह की व्यवस्था हम संविधान में चाहते हैं। आगे उद्देशिका कहती है कि उन समस्त नागरिकों को, संविधान की उद्देशिका या संविधान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय, न्याय की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता,
व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये 4 शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल है। न्याय की स्थापना हो, राज्य व्यवस्था में स्वतंत्रता हो, समता हो, बंधुता हो। अब इनको हम बारी बारी से एक एक पर विचार करते हैं। ये हमारे राज्य व्यवस्था उद्देशिका के अनुसार राज्य व्यवस्था के उद्देश्य है और ये राज्य व्यवस्था का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि हम यानी हमारा देश नीति बनाने या कानून बनाने में, कानून को लागू करने में आंतरिक व बाह्य रूप से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हो। यानी हम किसी बाह्य सत्ता के आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी देश में हम किसी के अधीन नहीं हो, तभी हम कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 15 अगस्त 1947 तक भारत उपनिवेश था, कॉलोनियल उपनिवेश। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनेट था, अधिराज्य था। और 26 जनवरी 1950 के बाद वर्तमान में अब बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे औपनिवेशिक रूप से, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन फिर भी भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया कानून था, उसके अधीन शासन भारत में संचालित हो रहा था। इसलिए 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य था, डोमिनेट था। और जब 26 जनवरी 1950 को देश में हमारा संविधान लागू हो गया, तब हम पूर्ण रूप से बने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी भारतीय स्वरूप समाजवाद मूल संविधान में लोकतांत्रिक मिश्रित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन 42वीं संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और विशेष रूप से उस संदर्भ में तत्कालीन समय में जो भी राजनीतिक सत्ता में थे, उन्होंने विशेष रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था को समाजवाद की ओर अग्रसर किया। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स के कानून रहे हो, गरीबी उन्मूलन के कानून रहे हो, और ये सारे कानून ऐसे थे जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था को समाजवाद की ओर अग्रसर किया था। लेकिन 1991 से जब से भारत में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, तब से सभी उपक्रम निजीकरण की ओर, पूरे देश में निजीकरण का दौर बढ़ता जा रहा है। सारे बड़े बड़े उपक्रम जो थे उन्हें निजी हाथों में दे दिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर के हम पूंजीवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय वैसे तो न्यायिक सक्रियता के तहत समीक्षा करता है, सरकार पर पाबंदी लगाता है, लेकिन इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष है कि हम इस संदर्भ में भारतीय संविधान की उद्देशिका वाद योग्य नहीं है, पहला तर्क देते हैं। और दूसरा,
सर्वोच्च न्यायालय आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करता। ये तर्क देकर के अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पल्ला झाड़ लिया और आज पूर्ण रूप से देश संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूंजीवाद पूरी तरह से बाद में बढ़ता जा रहा है। पंथ निरपेक्ष देख लेना, पंथ निरपेक्ष इंग्लिश में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पंथ निरपेक्ष और भारतीय उद्देशिका में ही इसे स्वीकार किया गया है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, राज्य सभी पंथ जो भी यहाँ है उनका समान रूप से आदर करेगा और नीति निर्माण करने में किसी भी पंथ से जुड़ी मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराओं को स्थान नहीं देगा। पंथ निरपेक्ष शब्द धर्म निरपेक्ष शब्द से भिन्न है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यूरोप की देन है और यूरोप में पुनर्जागरण के दौर में जब राज सत्ता को धर्म से अलग कर दिया गया था कि राज सत्ता पर धर्म का प्रभाव पहले बहुत ज्यादा था और उसके बाद जब वह धार्मिक सुधार आंदोलन हुए तो धार्मिक सत्ता को राज सत्ता से अलग कर दिया। और जब धार्मिक सत्ता को अलग कर दिया तो ऐसी व्यवस्था जो कि धर्म का मामला अलग, धार्मिक संस्था, धार्मिक प्रभाव अलग, राज व्यवस्था से अलग होगी, तो उसको सेकुलरिज्म शब्द काम में लिया गया था। उसी को भारत में पंथ निरपेक्ष के रूप में काम में लिया गया है। लेकिन हम कहें कि धर्म निरपेक्ष, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि धर्म से तात्पर्य, धर्म की व्याख्या भारतीय संदर्भ में अलग है। भारतीय संदर्भ में धर्म से तात्पर्य है धारण करना, और धारण करने का मतलब है सदाचार, अच्छा आचरण, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे आचरण धारण करेगा, अच्छी शिक्षाएं धारण करेगा, अच्छे मूल्य को धारण करेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मूल्यों से निरपेक्ष रहें। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल उद्देशिका में नहीं किया गया है, पंथ निरपेक्ष का किया गया है, यानी राज व्यवस्था में धर्म का स्थान नहीं है, धर्म के कानून राज्य व्यवस्था में लागू नहीं है, यानी राज्य का अपना कोई पंथ या धर्म नहीं है। लोकतंत्र से तात्पर्य है लोकतंत्र से तात्पर्य है कि सरकार का स्वरूप ऐसा हो, ऐसी सरकार हो जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जनता के प्रति जवाबदेही हो और जिसमें जनता की भागीदारी हो, अर्थात जनता की सरकार हो जिसमें अब्राहम लिंकन की परिभाषा बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ऐसी सरकार की मंशा भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं ने रखी है। गणतंत्र से तात्पर्य, गणतंत्र क्या है, रिपब्लिक क्या है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों शब्दों को देखिए अलग अलग, कुछ लोग एक ही संदर्भ में इनके इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन दोनों अलग। ये सरकार के स्वरूप की बात करता है कि सरकार का स्वरूप कैसा है। सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। लेकिन गणतंत्र से तात्पर्य है कि राज्य का प्रमुख, ये सरकार के प्रमुख की बात करता है, सरकार का प्रमुख, लेकिन यहाँ राज्य का प्रमुख। गणतंत्र में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, निर्वाचित हो, वो व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। भारत में भारत का प्रमुख, भारत देश का प्रमुख राष्ट्रपति वो निर्वाचित है, इसलिए गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन में देश का प्रमुख राजा वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। जबकि सरकार की बात करें तो सरकार भारत में भी निर्वाचित है और ब्रिटेन में भी निर्वाचित है, अर्थात दोनों में ही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन वहां राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत है, इसलिए वहां रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। इस तरह उद्देशिका का स्वरूप जो है हमारा उद्देशिका के अनुसार राज्य व्यवस्था का स्वरूप पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य
होना चाहिए। ये इस तरह की भारतीय उद्देश्य का प्रावधान है। इस आगे राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों में जो मैंने अभी आपके सामने 4 शब्द रखे थे, और उनमें सबसे पहला न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। न्याय से तात्पर्य 3 संदर्भों में बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कि समाज में जाति आधारित, लिंग आधारित, वर्ग आधारित किसी भी तरह की शोषणकारी व्यवस्था, दमनकारी व्यवस्था नहीं हो, उन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। किसी भी तरह से ना जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या वर्ग के आधार पर किसी तरह की विषमता निषेध है। इस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, और उसे ही हम कहते हैं जब सारी विषमता, विभेदनकारी प्रवृत्तियां, परंपराएं, रीति रिवाज जो नागरिकों के मध्य विभेद पैदा करे, दमन पैदा करे, उन सब का अंत किया जाता है। और ऐसी व्यवस्था तभी होगी जब सामाजिक न्याय की व्यवस्था होगी। आर्थिक न्याय किसे कहेंगे? आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि देश में जो उत्पादन के संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण हो। पहली शर्त है कि न्यायपूर्ण वितरण हो। ऐसा नहीं हो कि संपत्ति, उत्पादन के जो साधन है कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाए, और जिन हाथों में केंद्रित हो जाए वो अलाभकारी हो और वो आम लोगों का शोषण करे। इसलिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में राज्य व्यवस्था का ये उद्देश्य है कि आर्थिक न्याय के संदर्भ में होना चाहिए। आर्थिक न्याय होना चाहिए, उत्पादन के जो संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, और वो कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं हो जाए, यानी संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो। इसलिए अगर ऐसा नहीं होगा, संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सभी लोगों में संपत्ति का वितरण होना चाहिए, उन्हें आजीविका के अवसर मिलने चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि समाज में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो चुकी है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि राजनीति में सभी नागरिकों को पर्याप्त अवसर सुलभ होने चाहिए। किसी भी आधार पर, चाहे जाति, लिंग, वर्ग, किसी को भी राजनीतिक अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो वोट का अधिकार हो और चाहे वो राजनीतिक पदों पर नियुक्ति का मामला हो। सभी नागरिकों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति वर्ण का हो, सभी को समान वोट का अधिकार हो और समान राजनीति में भाग लेने का, यानी निर्वाचित होने का अधिकार हो। अगर ऐसी व्यवस्था को कहेंगे हम राजनीतिक न्याय। अगला उद्देश्य है स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। ये दोनों का तात्पर्य लगभग दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विचार से तात्पर्य कि स्वतंत्र चिंतन हो, किसी तरह की किसी पे कोई बंदिशें नहीं हो। स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन की गतिविधियों पर किसी तरह की बंदिशें नहीं हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो। और किन मामलों में स्वतंत्र हो? विचार, स्वतंत्र चिंतन हो उसका, और स्वतंत्र विचार हो, उसके पास किसी भी विचारधारा को अपना सकता है अपने जीवन में। और जब जैसे विचार होंगे वैसे ही अभिव्यक्ति होगी, चाहे वो लिखित अभिव्यक्ति हो चाहे मौखिक अभिव्यक्ति हो। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन वो आत्यंतिक नहीं है। इसके बाद ये तीनों विश्वास, उपासना और धर्म, व्यक्ति अपने जीवन में
किसी भी धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं रीति रिवाजों को अपना सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए धर्म के मामले में। उपासना और विश्वास से तात्पर्य किसी विचारधारा में कोई विश्वास कर सकता है। उपासना से तात्पर्य वो किसी भी पूजा पद्धति, चाहे व्रत उपवास जो भी है, उनमें किसी में भी विश्वास, उपासना यानी उसको अपना सकता है, चाहे वो प्रार्थना को अपनाए, चाहे व्रत को अपनाए, कोई भी रीति रिवाज परंपराओं को वो अपना सकता है। इस तरह व्यक्ति के जीवन में ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। समता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को आर्थिक समता का अधिकार भी दिया गया है, और वैसे उद्देशिका में भी बात समता के मामले में कही गई है कि व्यक्ति को समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई है। सभी नागरिकों को कोई भी पद प्राप्त करने, अपना सम्मान बढ़ाने, और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, सभी क्षेत्रों में तीनों आयाम, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सब तीनों आयामों में उसको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। किसी तरह का उसको कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह का उसमें भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा। और चौथा उद्देश्य जो है बंधुता, कि देश में बंधुता का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, वसुदैव कुटुंबकम की भावना हो। और जब भाईचारे की भावना होगी तो निश्चित रूप से देश में अखंडता को प्रश्न मिलेगा, पूरे देश में एकता रहेगी, और एकता और अखंडता को हम अक्षुण बनाए रखेंगे। इस तरह की भावना भारतीय संविधान की, भारत के अनुसार राज्य व्यवस्था में होनी चाहिए। ये 4 उद्देश्य, न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समता और बंधुता मिलनी चाहिए। इसके बाद क्योंकि वीडियो में जगह कम है, इसलिए मैं आगे, क्योंकि उद्देश्य का प्रस्तावना जो है या उद्देश्य का जो है, इसमें विशेष रूप से जो है ये स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीनों शब्द जो हैं ये फ्रांस की क्रांति 1779 से लिए गए हैं, जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए हैं। और संविधान उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इस तरह जो उद्देशिका है, जो एक हमारे भारतीय संविधान का एक शान है, एक दर्शन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका वो संविधान का निर्वचन व्याख्या का आधार है। अगर संविधान में भाषा की अस्पष्टता को लेकर के या किसी उपबंधों को लेकर के मतभेद है, या अस्पष्ट निर्णय है, नहीं दे पा रहे हैं, कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान की उद्देशिका को कंसीडर किया जाएगा, उद्देशिका के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस तरह आज बड़े संक्षिप्त में भारतीय संविधान की उद्देशिका पर विचार किए गए, और अगले वीडियो में फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल को लेकर के। अगर इस उद्देशिका के इस टॉपिक में अगर किसी को कोई भी परेशानी हो किसी तरह की, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।